नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आपका आपके चैनल अनकही कहानियां पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो आज के आधुनिक समय में गैर ज़रूरी हो गए बुज़ुर्गों के ऊपर आधारित है। ये कहानी प्रतिभा राय द्वारा लिखी गई है। मूल कहानी उड़िया में है, जिसका अनुवाद श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी एंटीक। पके हुए आम बुढ़ऊ 90 पार कर चुके हैं, बुढ़िया अंदाजन 80 से अधिक। किस दिन हवा के झोंके से टपक जाएं, कौन जानता है। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में, बस यही चिंता है दोनों की। उम्र में बड़े होने की वजह से 90 साल के बुढ़ऊ का पहले जाना न्याय है, पर क्या यह बुढ़िया के प्रति विधाता का अन्याय नहीं होगा। अब इस उम्र में मांगने को कुछ नहीं बचा। जो भी कुछ देना था प्रभु दे चुके हैं। बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पोती, पोता, धन धान्य, जितना भी दिया बहुत दिया। अब सिर्फ एक ही मन्नत है बुढ़िया की, प्रभु मेरे बुढ़ऊ ऐसे ही बने रहें, 100 या 120 साल। 120 साल की आयु है भाग्य रेखा में, क्यों नहीं होगी पूरी। पूरे बाजे गाजे के साथ मेरी अर्थी इस आंगन से उठे। कोई जीवन मांगता है, बुढ़िया मरण मांगती है। यदि इसमें भी विधाता कंजूसी करेंगे तो फिर किससे कहें। बुढ़ऊ तो इतना भी नहीं मांगते। वे जानते हैं कि ये सारी मन्नतें बेकार हैं। क्या ईश्वर हमारी ही मन्नत सुनने के लिए कान लगाए बैठे हैं। और फिर यदि ईश्वर बुढ़िया की मन्नत मान भी लें तो इतने सालों तक जीकर क्या लाभ। किसे चाहिए लंबी आयु। अब तो लंबी आयु ही सभी कष्टों से बढ़कर है। बाप दादों के समय की ये कोठी बुढ़ऊ बढ़िया से भी अधिक पुरानी है, पर इस कोठी की ज़रूरत है। कोई नहीं चाहेगा कि 150 साल पुरानी ये कोठी, चूँकि बहुत सालों से खड़ी है, अब ढह जाए। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। कोठी खड़ी रहेगी तो आश्रय और अर्थ लाभ होगा। बुढ़ऊ बुढ़िया अधिक दिनों तक जीते रहे तो कष्ट और अर्थ व्यय होगा। उनकी देखभाल करना सबसे अधिक कष्टकारी होगा। यही है दुनिया की रीति। इसमें बुढ़ऊ बुढ़िया को दिल छोटा करने जैसी कोई बात नहीं। बुढ़ऊ बुढ़िया दोनों की उम्र लंबी है। संभवतः इस गांव में सबसे अधिक उम्र के हैं दोनों। उनके समय के लगभग सभी लोग सिधार चुके हैं, इसलिए अब इन दोनों ने भी मन बना लिया है जाने का। जब मौत आएगी तो क्या किसी से पूछ कर आएगी कि तुम दोनों चलने को तैयार हो, मैं आ सकती हूँ। तो फिर मरने की तैयारी ही क्यों करें, बल्कि मन को बहलाने के लिए इसी तरह बचते फिरें मानो मौत कुछ होती ही ना हो। बुढ़ऊ बुढ़िया को वास्तव में मरने की चिंता नहीं सताती। जीवन की मिठास चूस चूस कर एक एक दिन बिताते हुए जी रहे हैं। अब भी अपना काम खुद कर सकते हैं दोनों। ठाकुर बाड़ी से प्रसाद आ जाता है, रसोई बनाने का झंझट ही नहीं। इसके अलावा इस उम्र में पेट भी खाद्य का साथ नहीं देता। चिड़ियों जितना खाना, जीने के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही, खाने की इच्छा भी नहीं बची। बुढ़ऊ बुढ़िया मज़े में हैं, ये सभी जानते हैं। बेटा, बहू, बेटी, दामाद से ये कहकर कि आकर हमें देख जाओ, हमें सहारा दो, हमारी सेवा करो, उनकी शांति में खलल नहीं डालते। जिसका जब मन हो आए, जितने दिन चाहे रहे गांव में। इतनी बड़ी कोठी पड़ी है, मौज मस्ती करे। बुढ़िया इतने में ही खुश है, इसलिए थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर जहाँ बैठे हो वहीं से उठकर सीधे चले आओ कहकर बच्चों को तार भेजना बुढ़ऊ बुढ़िया की नीति नहीं है। हालांकि औरत होने की कमज़ोरी के कारण बुढ़िया कभी कभी मुंह फुलाकर बुढ़ऊ से कह देती है, बेटा बेटी क्यों पैदा करता है आदमी, बुढ़ापे में सहारे के लिए ही तो। एक चिट्ठी तक नहीं भेजते बच्चे। बुढ़ऊ तुरंत बात काटते हुए कहते, इंसान का सहारा इंसान नहीं होता, भगवान होता है। क्या बच्चे अपनी गृहस्थी ना संभालें। उन्हें 10 चिट्ठियाँ बढ़ा चढ़ाकर लिखने से क्या हमारे शरीर की रोग व्याधि दूर हो जाएगी। औरतों की तो शिकवा शिकायत बनी ही रहती है। बच्चे बार बार आएंगे तो तुम ही परेशान होने लगोगी। भला 9 तरह की सब्जी और 6 तरह की भुंजी बनाने की अब तुम्हारी उम्र कहाँ बची है। वे लोग जितना आते हैं उतना ही ठीक है। जानबूझकर नाहक ही मन खराब करना शायद औरतों का स्वभाव बन गया है। बुढ़ऊ की बातों से बुढ़िया का पोपला मुंह निश्चल हंसी से खुला रह जाता। वो जानती है ये बुढ़ऊ का गंभीर आरोप नहीं, उनका स्नेह है। कभी कभी अभिमान भरी बातें कहना मातृत्व और स्त्रीत्व को साबित करता है। बुढ़ऊ इस बात को आरोप की ओट में साबित करते हैं। खानदानी जमींदार की कोठी है, अब जर्जर है। पर यह बात भी सच है कि समय इंसान के प्रति जितना निष्ठुर होता है, जड़ वस्तु के प्रति उतना नहीं होता।
ये कोठी सही देखभाल के अभाव में 50 साल से भी अधिक समय से असुरक्षित हो गई है। लेकिन समय ने बुढ़ऊ बुढ़िया की देह से जितना रंग और चमक उतारा है, कोठी का उतना नहीं उतारा। कोठी देखने में बुढ़ऊ बुढ़िया से अधिक सुंदर और आकर्षक लगती है। बुढ़ऊ बुढ़िया की उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, वे उतने ही दयनीय दिखने लगे हैं, जबकि कोठी जितनी पुरानी होती जा रही है, उतनी ही गरिमामय लगने लगी है। इस इलाके में उस कोठी की बड़ी ख्याति है। कोठी से जुड़ी है एक ऐतिहासिक घटना, इसलिए हर देखने वाले के मन में कुतूहल जगता है। बुढ़ऊ के पूर्वज से सूर्यास्त कानून के बल पर एक बंगवासी जमींदारी पर कब्जा करके उस कोठी का मालिक बन बैठा। ओडिया राजमिस्त्री और मजदूरों की मेहनत से कोठी की नींव, दीवार और छत बहुत मजबूत बनी थी। ये ओडिया राजमिस्त्री की कन्नी का ही कमाल था। ओडिया इंजीनियर और राजमिस्त्री आज भी हैं, पर आज के आधुनिक भवन इस कोठी के आगे ऐसे लगते हैं मानो घुड़साल हों। उस कोठी के बाहरी हिस्से से अधिक आकर्षक और भव्य था भीतरी हिस्सा। भाषाई आधार पर ओडिशा एक अलग राज्य हो जाने तथा ओडिया भाषा को उसकी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त हो जाने के बाद न जाने किस वजह से वह बंगवासी जमींदार अपनी ज़मीन और वह कोठी बेचकर स्वदेश लौट गया है। पूर्व जमींदार के एक वंशज द्वारा सौभाग्यवश नीलामी में विजयी होकर पूर्वजों की कोठी पर पुनः कब्जा करने की किंवदंती प्रचलित है। पूर्वजों की बनाई कोठी पर पुनः कब्जा पाने के पीछे एक वंशीय स्वाभिमान था, इसलिए उस कोठी और कोठी की एक चीज़ के साथ एक प्रतिष्ठित वंश की मर्यादा जुड़ी हुई थी। इसी वजह से उस कोठी की अनेक जीर्ण वस्तुओं को नीलाम करना, दान करना या कूड़े के ढेर में फेंक देना संभव नहीं हुआ। ढेरों टूटे फूटे, बदरंगी, मैले कुचैले सामान लावारिस पड़े थे। कौन है जो उन्हें झाड़ पोंछ कर, घिस मांझ कर, सजा संवार कर रखेगा? जो चीज़ें कोठी की कभी शोभा बढ़ाया करती थीं, वंश की स्वच्छंदता और ऐशो आराम को अभिव्यक्त किया करती थीं, आज उन्हीं चीज़ों ने कोठी के भीतरी हिस्से को गंदे कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। आधुनिक और नवीनतम चीज़ों से सुसज्जित सभ्य परिवारों के घरों के आगे ये पुरानी जंगली चीज़ें घर की दीनता और घर वालों के पुराने ख्यालात प्रकट करती हैं। पर उपाय ही क्या था? जिसे जो समझना है समझे। बुढ़ऊ बुढ़िया ने अब आर्थिक, मानसिक और शारीरिक ताकत नहीं बची आधुनिक चीज़ें खरीद कर घर सजाने के लिए। वंश के इतिहास का एक एक पन्ना है घर की एक एक चीज़। इन्हें अस्वीकारने की आकांक्षा भी नहीं। उनका अपना शरीर आज जीर्ण पुरातन है, तो क्या किसी का मन खुद ही देह त्यागने को होता है? बुढ़ापे के शरीर में तरह तरह की असहनीय परेशानियां उपजती हैं, फिर भी उस शरीर को प्रिय वस्तु की तरह सहज संवार कर रखना होता है। जबकि जंग लगी पुरानी चीज़ों तथा उन दिनों घर गृहस्थी में काम आने वाली चीज़ों से कोई परेशानी नहीं उपजती। बड़े निरीह, निरहंकार, निर्मोही होते हैं ये सब। किसी दिन इस वंश के कितने कितने कामों में खुद को खपाया है, कितनी कितनी परेशानियां उठाई हैं इस वंश के लोगों की। आज ये चीज़ें अवांछित, अवहेलित और वर्जित हैं। धूल और मकड़ी के जालों से ढकी बेतरतीब पड़ी हैं, फिर भी उनकी कोई शिकायत नहीं है। तुम चाहो तो उन्हें बेच बाच कर खा जाओ, चाहो तो काम में ले लो, चाहो तो दान खैरात में उड़ा दो, तुम्हारी खुशी में आड़े नहीं आएंगे। इतने सालों में आदमी की कमर झुक गई, तरह तरह के रोग भोग से शक्तिहीन खोखली हो गई है देह। किंतु उन दिनों के खाट, पलंग, संदूक, अलमारी, बक्सा, हंडा, हांडी, गगरी, लोटा, पीकदानी, पनबट्टा, कजरौटा, सरौता, हेमदस्ता, दिया दान, भगवान का खटोला, घड़ी, घंट, दिया, चंदन दानी, फूल की टोकरी, पूजा थाल, सिंदूर दानी, शंख, करछुल, कटोरी, गिलास, पंखा, चंवर, कुर्सी, मेज और भी ना जाने कितनी चीज़ें। चकिया से लेकर ओखली और मूसल तक आज भी इस परिवार की सेवा करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएंगे। बाहर चबूतरे पर उस जमाने की पालकी और डोली बेकार पड़ी है, किंतु उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं खोई है। अब भी चाहने पर वर कन्या उसमें बैठकर बेधड़क ससुराल जा सकते हैं। कहारों की कमर में अब भी है उन दिनों की ताकत, पर उन्हें पूछता कौन है। गांव देहात में भी मोटर गाड़ियों में आने लगे हैं दूल्हे। जिनके पास पैसे नहीं हैं वे ऑटो रिक्शा या फिर रिक्शे में आते हैं। पालकी या डोली में बैठकर परेशान होंगे, इसलिए नाक भौंसी कोड़ते हैं। मनुष्य का जीवन जड़ वस्तु से भी अधिक भंगुर, क्षणिक बुलबुले से भी हीन है। घर की सारी चीज़ें इस वंश की न जाने कितनी पीढ़ियों के लोगों के स्पर्श और स्मृतियों को सजोए आज भी जीते जागते से दिखाई देते हैं बुढ़ऊ बुढ़िया को। कान लगाकर सुनने पर उनके भीतर से सुनाई देती है हंसी, रुलाई, गीत, कहानी, तरह तरह के स्वरों में तरह तरह से। उन्हें छूने से देह में, मन में उठने लगता है आनंद का सिहरन, दुख और दर्द का एहसास।
मोतिया बिंद भरी आंखें भेद कर दिखाई देता है बचपन, किशोरावस्था और जवानी। दिखाई देते हैं न जाने कितने महोत्सव, कितने उत्साह, और दिखाई देती हैं जीवन की न जाने कितनी परेशानियाँ, कितनी अपूर्णताएं, कितनी गलती, सही और व्यर्थताएं। केवल अपने ही जीवन की आख्यायिका नहीं, पूरे वंश की आख्यायिका। निस्संग घर लगने लगता है कोलाहलमय, परिपूर्ण। बूढ़ा बुढ़िया आज अपने अपने अंदाज में उनसे मन ही मन बातें करते हैं, उनके उलाहने सुनते हैं, कैफियत देते हैं, दुलारते हैं उन्हें, और कभी कभी रूठ भी जाते हैं उनसे। क्यों नहीं रातों रात छूमंतर हो जाते हो अपने आप? कब तक पड़े पड़े हमारी रखवाली करते रहोगे? हमारे बाद क्या होगा तुम्हारा? चोर तस्करों के हाथों के खिलौने बनोगे, आग में झोंके जाओगे। कौन समझेगा तुम्हारी मान मर्यादा? हमारे बच्चे तक तो समझ नहीं सके। समय का दोष है। भला समय ने किसी का क्या बिगाड़ा? समय पर सारा दोष मढ़कर अपना पल्ला झाड़ कर बैठ जाना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा कौन है जो मौका पड़ने पर समय को दोष दिए बिना जीवन व्यतीत कर लेता है? जबकि समय मनुष्य की देह को ही तो जवान से बूढ़ा बनाता होगा, लेकिन मनुष्य अपने मगज से बुद्धि निकालकर समय को बेहद पुराना बना देता है। मनुष्य यदि नई नई चीज़ें, नए फैशन, नए नियम कानून, नाच गीत मन से ना बनाता तो पुराना शब्द ही ना होता इस दुनिया में। इसलिए जिसका जन्म पहले हुआ वो पुराना है, जिसका जन्म बाद में हुआ वो नया। तो क्या कहीं लिखा है कि पुराना वर्जनीय है और नया स्वीकार योग्य? बच्चे घर के पूर्वजों के समय की चीज़ों की ओर फूटी आंखों से नहीं देखते। वे नए युग की चीज़ें, बर्तन, रोज़मर्रा के काम में आने वाली चीज़ें सब कुछ खरीद चुके हैं। स्टील के बर्तन, नई तरह की खाट, सोफ़ा, वार्डरोब, बुक शेल्फ, न जाने क्या क्या। नाम ही बोलना मुश्किल है। ठीक है, जिसमें उनकी रुचि है करें, जैसा सभी करते हैं। भला उससे अलग वे कैसे करेंगे? आजकल कांसे के बर्तन में कौन खाता है? बहुत भारी होते हैं, मांजने में भी झंझट। बूढ़ऊ बुढ़िया के लिए स्टील के बर्तन, गिलास, ना टूटने वाले चाय के कप, प्लेट, नाश्ते के लिए तश्तरी लाकर दे गए हैं बच्चे। बुढ़िया को आसान लगता है इनसे काम करना। साबुन का फेन लगाते ही चमचमा उठते हैं। कांसे के बर्तनों में तो फिजूल की ताकत लगानी पड़ती है। बच्चों की हर बात बुरी नहीं होती, किंतु उन दोनों के बाद इन चीज़ों की क्या व्यवस्था होगी? बच्चों के छुट्टी लेकर एक आध दिनों के लिए गांव आने पर बूढ़ऊ बुढ़िया उनसे मिन्नती करते हैं, बच्चों, बाप दादा के समय की ये सारी चीज़ें, जिसे जो अच्छी लगे ले जाओ ना। कब पिंड से प्राण निकल जाएंगे कौन जानता है। मुर्दे को गिद्ध के ताके रहने की तरह कुटुंब के सारे लोग घात लगाए बैठे हैं। अर्थी उठी भी नहीं होगी कि सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। बेटा बेटी, बहू, पोता पोती, पतोहू सभी समर्थ हैं। गड्डी गड्डी नोट कमाते हैं। नोट को क्या वे किसी कमाई में गिनते हैं? बेटा, बहू, पोता पोती, कोई डॉलर कमाता है तो कोई पाउंड, कोई फ्रैंक तो कोई न जाने क्या। मुंह में आता ही नहीं, मगज में घुसता ही नहीं वो नाम। रुपयों में हिसाब लगाने पर सिर चकरा जाता है। इतने पैसे वाकई कमाते हैं या यूं ही मजाक करते हैं? पोता कहता है, अरे दादी, गड्डी की गड्डी नोटों की कमाई भी भला कोई कमाई है? भर भर बैंक, डॉलर, पाउंड, खैर छोड़, तू तो बूढ़ी हो चुकी है। ये बातें तो दादाजी तक के सिर में नहीं घुसती। यदि सचमुच उनकी इतनी कमाई है तो फिर उन्हें किस चीज़ की कमी होगी कि वे कांसे की गगरी, कुंड, हंडा ढोकर ले जाने को बेताब होंगे? क्या मोल है इन पुरानी चीज़ों का? तो क्या सब कुछ पैसों में तोला जाता है? जो चीज़ें बाप दादाओं की 14 पूर्व पुश्तों की याद दिलाती, क्या उन्हें पैसे कौड़ी में तोला जा सकता है? इन खाट, पलंग, संदूक, कांसे के बर्तनों से जितना गहरा लगाव है वो आंखों से भले ही न दिखाई दे, मन को तो छूती ही है, टीस तो पैदा करती ही है। फिर मलहम भी लगा देते हैं कलेजे में। बच्चे कैसे समझेंगे ये बातें? वे तो 4-5 साल में मकान बदल लेते हैं, पुरानी चीज़ों को कूड़े के ढेर में फेंक कर नई चीज़ें खरीद लाते हैं। कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, 5-7 साल में पुरानी चीज़ों को त्याग कर नई चीज़ें ले आने में ज़रा भी नहीं झिझकते। सिर्फ मकान ही नहीं बदलते, गाड़ी बदलते हैं, सोफ़ा सेट, कुर्सी, टेबल, खाट, पलंग भी बदल देते हैं। अब तो सुना है पति पत्नी भी बदलकर नए सिरे से पति पत्नी बनाने लगे हैं। सौभाग्यवश बूढ़ऊ बुढ़िया के बच्चों ने बाकी सब कुछ बदला है, पर पति पत्नी नहीं बदला। इसके लिए बूढ़ऊ बुढ़िया ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन बूढ़ऊ बुढ़िया ने ज़िंदगी में जिसे एक बार पकड़ा है उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया। उन दिनों का वो नक्काशी भरा शीशम का पलंग निश्चिंत पड़ा है। संदूक जो जहाँ थे वहीं रखे हैं। उन दिनों की पालकी, डोली इन दिनों काम न आने पर भी ऊंचे चबूतरे पे रखे हैं। बेकार होने पर भी गोबाड़े की दीवार से उसी तरह टिके हुए हैं बैलगाड़ी के 2 पहिए। बच्चे उन्हें फेंकने को नहीं कह पाते।
उन्हें मालूम है कि इससे बुढ़ऊ बुढ़िया के मन को ठेस पहुंचेगी। पड़े रहें वे सब उसी तरह अपनी अपनी जगह, बाद में देखा जाएगा, ऐसे ख्याल हैं बच्चों के। किंतु पिछले कुछ दिनों से बुढ़ऊ बुढ़िया को जितना नहीं था उससे कहीं आग्रह बच्चों में पुरानी चीज़ों के प्रति बढ़ा था। पहले पोती ने बुढ़िया की काले धागे में बूंदी हर्र की माला लेकर पहन ली। बोली, आजकल ऐसे माले की मांग काफ़ी बढ़ गई है, ले जाने दो। क्या करेगी बुढ़िया उसका? पतोहू ने बुढ़िया के मगरमच्छी कनपासे ले लिए। इस तरह एक एक करके बुढ़िया के पाजेब, कंगन, झुमके, चंद्रहार सब जा चुके हैं। ठीक ही है, चोर ले गए होते, बच्चों ने ले लिए। कभी बुढ़िया का सिलवटदार ब्लाउज देखकर बहू पतोहू सभी मजाक उड़ाया करते थे। अब कहते हैं फिर से वही फैशन लौट आया है। बुढ़िया के सिलवटदार सिल्क की कई ब्लाउज, साड़ियाँ भी बच्चे बड़े चाव से ले गए। एक दिन पोती को न जाने क्या सूझा कि उसने पीतल की पीकदानी उठा ली। उस दिन बुढ़िया ने खूब रगड़ रगड़ कर पीकदानी को सोने की तरह मांजा था। बुढ़ऊ को दिन रात ज़रूरत पड़ती है। बुढ़ऊ जहाँ भी उकड़ू बनकर बैठे होंगे, उनके हाथ के पास बेंत की तरह पनकुटनी और कमंडल की तरह पीकदानी ज़रूर रखी होगी। पंजरे में जर्जर जीवन नाटिका धक धक करके अनवरत चलते रहने की तरह बुढ़ऊ की पतली शिराओं भरे हाथ से पान कूटना अनवरत टुक टुक चलता रहता है। बुढ़ऊ का पोपला मुंह उसके साथ ताल मिलाकर पान पकवाता रहता है और पीकदानी का कच्चा मुख पान के पीक से लाल होकर पक जाता है। बुढ़िया ने अरे अरे कहकर पोती को मना किया। छी छी, पीकदानी क्यों उठा ली गोद में? फूलदान बनाऊंगी दादी, आजकल ऐसे ही फूलदान की हवा चली है। क्या सचमुच? तो फिर दादाजी पीक किस में डालेंगे? इतने बर्तन पड़े हैं कांसे और पीतल के। आंगन पोतने वाला गोबर का कपड़ा जिस डिब्बे में रखती हो उसे मांझ पोंछ कर पीकदानी बना दो। चल ठीक है, अगर तुझे पीकदानी से इतना लगाव है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़िया ने कहा। अब बच्चे लगातार गांव आते और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें साथ ले जाते। बड़े बड़े हंडा ढोले गए, न जाने कितनी दूर। क्या वहाँ शादी विवाह के लिए हंडा हांडी नहीं मिलते? बच्चे हंसने लगते हैं। कहते हैं विवाह के लिए अब हंडा हांडी में घर पर खाना नहीं बनाना पड़ता। बड़े बड़े होटल हैं, ऑर्डर देने से खाना पहुंच जाता है हज़ारों लोगों के लिए। ये हंडा बनेंगे बैठक खाने की साज सजावट। हंडा के ऊपर पीतल का बड़ा परात रख देने से गोल टेबल के काम आता है। उस पर सजाए जाएंगे पुराने समय की चिड़िया, जैसे ढिबरी, पानदानी, सरौता, कजरौटा, एड़ी घिसने का पत्थर, सुंगनी की डिबिया। आजकल पुरानी चीज़ों के प्रति आकर्षण, आदर बढ़ा है। गगरी, कुंड, यहाँ तक कि पान का बटुआ, रत्ती के पत्तों से बना पंखा, जिसे जो चाहिए अपनी मर्जी से ले गया। बुढ़ऊ बुढ़िया ने जैसा कभी चाहा था वह सब होते देख खुश थे। सिर्फ वो खाली घर उन्हें काटने को दौड़ता है। बड़ा सूना सूना लगता है। अलमारी, संदूक, पेटी, बक्से भी शहर स्थानांतरित हो चुके हैं। उड़िया घर के चूल्हे से लेकर छप्पर तक, कपड़ों के सिलवटों से लेकर जूड़ा बांधने तथा पुए पकवान बनाने से लेकर दीवार पोतने तक सब में खिल उठती है कलाकारी। पर धीरे धीरे मरती खपती जा रही है वो कला। नए नए फैशन पुरानी कलाओं को निगलने के लिए मुंह खोले खड़े हैं। उन्हीं अधमरी जीर्ण पूर्वजों के समय की कलाकृतियों के प्रति विश्वव्यापी दिलचस्पी दिनों दिन घटने लगी है। इसलिए पुरानी कलाओं के संरक्षण के लिए विद्वान तत्पर हो उठे। अब वे पुरानी चीज़ें बैठक खाने की शोभावर्धन सामग्री के रूप में तब्दील होने लगी हैं। जिसके घर में जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसकी बुनियाद उतनी ही मजबूत और रुचि उतनी संपन्न है, ये माना जाने लगा है। इसलिए नए सभ्य लोग अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए पुरानी चीज़ें एकत्र करने लगे हैं। पुरानी चीज़ें इस समय दर्शनीय वस्तु होने के कारण विदेशी बाज़ारों में उनकी कीमत भी अधिक है। पुरानी चीज़ों के प्रति मोह का क्या कहना। बुढ़ऊ बुढ़िया बहुत खुश हैं। उनके ख़ानदान की पुरानी चीज़ों के प्रति दिलचस्पी और सम्मान बढ़ने के साथ साथ बुढ़ऊ बुढ़िया का आदर और सम्मान भी बढ़ा है। घर में चहल पहल बढ़ी है। पहले 5 साल 3 साल में गांव आते थे बच्चे, अब साल में 2 बार आते हैं। अपने साथ शिक्षित देशी विदेशी मित्रों को लाते हैं, गांव द्वार घुमाते हैं, अपना पुराना बदरंग अस्त व्यस्त घर द्वार दिखाते हैं। वे लोग इस पुरानी कोठी की दीवार, किवाड़, चौखट, फर्श, कुठला, चूल्हा, पूजा घर सब देखते हैं, फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं। न जाने क्या करते होंगे। बुढ़ऊ बुढ़िया के प्रति भी उनमें उत्सुकता होती है। तरह तरह के सवाल पूछते हैं उनसे। कितने साल हो गए शादी को, बुढ़ापा भरी ज़िंदगी किस तरह बीत रही है, इतने सालों का दाम्पत्य प्रेम किस तरह टिका हुआ है, बुढ़ऊ बुढ़िया अपने दाम्पत्य जीवन में एक भी दिन मुँह न फुलाए होने का रहस्य क्या है। यदि अगला जन्म होते हैं तो क्या बुढ़ऊ बुढ़िया पति पत्नी के रूप में फिर से एक दूसरे को पाना चाहेंगे। इस उम्र में भी इतना सक्रिय रहने के पीछे क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई नुस्खा है
इत्यादि। उन लोगों के लौट जाने पर घर फिर सूना हो जाता है। बुढ़ऊ बुढ़िया एक दूसरे की ओर देखते हुए बातें करते, बड़े बातूनी हैं। बातूनी है ज़रूर, पर बूढ़ा बूढ़ी के बारे में जानने की जिज्ञासा तो है उनमें। आजकल बूढ़ा बूढ़ी हो जाने पर पूछता ही कौन है। वे हो जाते हैं खोटे सिक्के, इसलिए ना तो फेंकेंगे और ना ही पास रखेंगे। गांव की माटी से ही चिपके रहते हैं बेचारे। झटके में प्राण निकल जाए तो पास कोई होता तक नहीं। घर तरह तरह की चीज़ों से भरा हुआ था। ठीक ही लगता था, इतना खाली खाली तो नहीं लगता था। अब बिना चीज़ों के नंगे ताड़ के पेड़ जैसा उदास दिखता है। बच्चे सारी चीज़ें बांट बूट कर ले गए। सिर्फ बुढ़ऊ बुढ़िया का पलंग ही बचा है। उस ज़माने की शीशम की लकड़ी का पलंग बुढ़िया के पिता ने बढ़ई बुलवाकर बड़े स्नेह से बनवाया था। थोड़ा ऊंचा, आजकल के बॉम्बे पैटर्न की तरह उतना नीचा नहीं। औरतों की पिंडलियों की तरह चिकने और मजबूत हैं उसके चारों पाए। उनमें पाजेब की तरह नक्काशी का काम हुआ है। ऊपर की ओर नई नवेली दुल्हन की कमर की करधनी की तरह पलंग के पायों पर लता और पत्तों के बेल बूटे लिपटे हुए हैं। उसके ऊपर जूड़ा बांधने सा सिरहाने की ओर मुकुट की तरह बने हुए उल्टे तोते, हाथी, कमल, लता पत्तों की नक्काशी। बीच में सटा सटा कर साड़ियों की तरह रखे गए पटरों की कतार। चारों कोनों में चिकने मोटे मोटे 4 गोल बाहें उठी हुई हैं आलस तोड़ने की मुद्रा में। मच्छरदानी का बाड़ा, मानो पलंग न होकर स्वयं मुग्धा नारी हो। वही पलंग आज अतीत की एकमात्र याद है, धरोहर है, बुढ़ापे में साथ देने वाला है। पति पत्नी के अलग अलग इंसान, अलग अलग विचार, अलग सपनों और इच्छाओं की तरह हैं आजकल के डबल पलंग। सटे होने पर भी दोनों के बीच सूत भर की दूरी तो रहेगी ही। मानो डबल बेड ना हो, 2 स्वतंत्र नर नारी हैं। बुढ़ऊ बुढ़िया का मन जीवन और पलंग की तरह डबल बेड से अलग नहीं है, सिर्फ नाम के लिए हैं। चाहे तो 2 भिन्न सत्ता हैं, ज़रा सी नोक झोंक से अलग हो सकते हैं। बुढ़ऊ बुढ़िया का पलंग पुराने ज़माने का और भारी है, इसलिए पलंग स्थानांतरित नहीं हुआ। छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो। घर पूरा खाली कर दिया तो इंसान बातें किससे करेगा। यदि बुढ़ऊ बुढ़िया यह बात किसी से कहेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। भला खाट पलंग भी किसी से बात करेंगे? क्या उनमें जान होती है? ऐसे सवालों का बुढ़ऊ बुढ़िया कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, पर अपने एहसास को भला कोई कैसे रोक सकता है। खाट पलंग घर की चीज़ें, ये पुरानी कोठी, खिड़की के उस पार उस ओर वही कंचन का पुराना पेड़, उससे थोड़ी दूरी पर आम के पेड़ से लिपट कर लाड़ करती वही महकती मालती लता, तुलसी चौरे में जलते जलते बुझी सांझ बाती की महक, रसोई के आले में गोबर पोतने के कपड़े की छाप के नीचे से पीढ़ी दर पीढ़ी से धिबड़ी की परत दर परत कालिख, और फिर सोहर की दीवार से उत्सुकता से झांकती सोहर की कौड़ियाँ, काले काले दाग लिए घर के संस्कारों के प्रति सतर्क करती कन्नी, ताड़पत्र की पोथी। ये सभी बातें नहीं करते, ये और कोई भले ही विश्वास कर ले, पर बुढ़ऊ बुढ़िया कभी विश्वास नहीं करेंगे। इनके साथ न बतियाते होते तो क्या बुढ़ऊ बुढ़िया आज तक जिंदा रह सकते थे? इस पलंग के बारे में ही एक बार सोच कर देखो। गुनगुना कर यादों को कुरेद कुरेद कर न जाने कितनी ही बातें ये कहता है। उसने देखे हैं बूढ़ा बूढ़ी की जवानी, बुढ़ापा, सुख दुख, मिलन, विरह, गुस्सा, आंसू, खुशी, राग विराग। उसने सहे हैं बच्चों की उद्दंडता, मलमूत्र, न जाने कितना कुछ। परत दर परत कथरी कंबल भेद कर पलंग के पट्टों ने पिए हैं बच्चों के हाड़ी पेशाब। क्या उसने कभी विरोध किया? अब भी नाक लगाने से पट्टे के तंतुओं से मुतही गंध आएगी, पर क्या पलंग ने कभी बच्चों को धुतकारा है? फिर सांझ को खिले अंजुरी भर बेला के फूल लाकर बुढ़ऊ सेज पर बिखेर देते तो उसकी महक भर जाती पूरे पलंग में। बच्चों की शरारत वो दिल से नहीं लगाता, पर धमा चौकड़ी मचाते समय बच्चों का कई बार पलंग से गिर जाना बच्चों का दोष है या फिर माँ की लापरवाही। बुढ़िया को साफ साफ याद है कि कौन सा बच्चा कितनी बार पलंग से गिरा है, किसका तालू कटा है, किसके होंठ में दांत घुस गए। भला इसमें पलंग का क्या दोष? पलंग से गिरे बिना, होंठ कटे बिना किस बच्चे की देह मजबूत हुई है? पलंग पर अपने जीर्ण शरीर को लिटा देने से कुछ न कुछ ज़रूर सुनाई देता है, दिखाई देता है। किंतु अब पलंग कुछ ऊंचा हो गया है, इसमें भी पलंग का कोई दोष नहीं है। बुढ़ऊ बुढ़िया कुछ झुक जाने की वजह से पलंग के कुछ ऊंचा हो जाने में भी किसी का कोई दोष नहीं। सारी चीज़ें नियम से चल रही हैं। बुढ़ऊ बुढ़िया पलंग के नीचे 2 पीढ़े डालकर आसानी से चढ़ जाते हैं। पलंग पर लेटते ही सारा सूनापन दूर हो जाता है। स्मृतियाँ अकेली करने लगती हैं चारों ओर। उम्र बढ़ने पे नींद कम हो जाती है। मोतियाबिंद भरी आंखों से धुंधली धुंधली छत को, दीवारों को, पलंग के घेरों को देखने से पिछले सुख दुख साफ साफ दिखने लगते हैं। किसी दिन इसी पलंग पर आगे पीछे प्राण त्यागेंगे दोनों।
उसके लिए तन मन सब तैयार है। वे जानते हैं चिता में दोनों जल जाएंगे। ये पलंग यूं ही लावारिस पड़ा रह जाएगा इस जीर्ण कोठी में। क्या याद नहीं करेगा ये हमें मन ही मन? कभी कभी मन उदास हो जाता है पलंग के लिए। बुढ़िया बैठे बैठे सहलाती रहती है पलंग को और पुरखा हाथों से स्मृतियों की पूंजी गिनती रहती है। पिछली बार जब बच्चे आए थे पलंग की खूब तारीफ की थी। इस सिंगल सिरहानेदार पलंग की मांग फिर बढ़ने लगी है। अब सीधे साधे डबल बेड का प्रचलन अधिक नहीं रहा। पुराने ढांचे के सिंगल पलंग की बिक्री इन दिनों अधिक है। बच्चे कह रहे थे कि नए कारीगर ऐसा पलंग नहीं बना पा रहे हैं। पलंग बनाना पूर्वजों जैसा पेशा नहीं रहा। जिसने चाहा लकीर के फ़कीर की तरह लोगों के कहे अनुसार पलंग बना दिया। ये हुआ व्यापार, खानदानी पेशा नहीं। इसलिए अपना मन चैतन्य लगाकर अपने समय के अनुसार पलंग बनाने की फुर्सत किसे है? खरीदार भी हड़बड़ी में रहते हैं। एक पलंग के लिए 6 साल इंतज़ार कौन करेगा? कच्चे हाथ कच्चा काम, खानदानी काम कहाँ से उभरेगा? और फिर बच्चे भी कह रहे थे कि ये पलंग अब एंटीक है, यानी पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं के प्रति सम्मान बढ़ा है। यही समझाया था पतोहू ने। बुढ़िया की छाती फूल उठी थी। अपने पिता को याद करते हुए कहा था, मेरे पिताजी ने जैसा चाहा था बढ़ई ने ठीक वैसा ही नक्शा उतारा। शादी से 5 साल पहले ही पिताजी ने पलंग बनवाने की योजना शुरू कर दी थी। अच्छी लकड़ी ढूंढने में ही निकल गए 1-2 साल। पिताजी की रुचि और मिजाज जैसा था पलंग भी ठीक वैसा ही। बुढ़िया अपने पिता को याद करके थोड़ी सिसक उठी। पोता पोती ये देख ठहाका मारकर हंसने लगे। बोले, तुम तो 80 पार कर चुकी हो दादी, तुम्हारे पिताजी क्या आज तक बैठे रहेंगे जो तुम रो रही हो? आजकल के बच्चे समय के साथ ताल मिलाकर बढ़ते चले जा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने के लिए भी नहीं रुकते। पुराने लोगों को अब आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ पीछे मुड़ मुड़ कर ही देखते रहना है, जब तक कि स्मृतियाँ उभरती चली जाती हैं। जब से बच्चों ने पलंग को एंटीक कहा है, उसके प्रति बुढ़िया की माया ममता और बढ़ी है। बुढ़ऊ का भी ससुर के प्रति सम्मान बढ़ा है। यदि ससुर को मालूम होता कि उनकी रुचि से बना यह पलंग एक दिन इस युग के अंग्रेजी पढ़ने वाले, लाखों रुपए कमाने वाले, गाड़ी मोटर चढ़ने वाले, देश दुनिया घूमने वाले बच्चों द्वारा एंटीक की पदवी पाएगा, तो बहुत खुश होते। सचमुच इतने दिनों तक कौन जिंदा रहता है? पर उनकी आत्मा तो समझती होगी। अब मौत लीलने को पीछे पड़ी है। अकेले मरना बड़ा कष्टदायी होता है। जी करता है बच्चे चारों ओर घेर कर बैठे होते और प्राण निकल जाते। पर बुढ़ऊ कहाँ जाएंगे? पहले बच्चे अपने साथ चलने को कहा करते थे। तब मेरा घर, मेरी चीज़ें, मेरा बाग बगीचा कहकर बुढ़ऊ बुढ़िया ने गांव की माटी नहीं छोड़ी। अब मकान खाली है, सिर्फ पलंग का मुँह है। यदि इसे भी बच्चे ले जाते तो बुढ़ऊ बुढ़िया बच्चों के पास जाकर रहने लगते, पलंग पर लेटे लेटे आराम से मरते। पर अब तो बच्चे उस बारे में बात तक नहीं करते, शायद रूठे हुए हैं। इतनी बार तो बुला चुके हैं, अब क्यों बुलाएंगे? तो फिर पहले कौन जाएगा, कौन बाद में? जो बाद में जाएगा उसकी हालत अकेले मकान में क्या होगी? बुढ़ऊ बुढ़िया का ध्यान रखने वाली दंपत्ति भी अब बुढ़ा बुढ़ी हैं। एक दिन पोते ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम सभी एक एक एंटीक पीस हो। कहते हैं आजकल शहरों में कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं होते, किसी के दांत नहीं गिरते, बाल नहीं पकते, कोई बेंतली कुबड़ निकाले नहीं चलता, पोपला मुँह चलाते हुए अस्पष्ट बातें नहीं करते, आँख कान भी बूढ़े नहीं होते। सबके लिए आधुनिक नवीकरण व्यवस्था है। 80-90 साल के लोग सीधे होकर चलते हैं, लगते हैं युवक की तरह। उपयुक्त भोजन चिकित्सा के बावजूद लोग वयस्क होंगे ज़रूर, परंतु बूढ़े नहीं होंगे, कुबड़े नहीं होंगे, चेहरे की चमड़ी नहीं लटकेगी। उसके लिए भी ऑपरेशन है। सारे बुढ़ा बुढ़ी अब गाँव में ही हैं, एक एक एंटीक पीस। कभी ऐसा समय भी आएगा जब शहर के बच्चे गांव आया करेंगे ये देखने कि बुढ़ा बुढ़ी कैसे लगते हैं देखने में। चलो ये भी उत्तम होगा, एक आध बार कदम तो पड़ेंगे उनके गांव में। न जाने कैसी हवा चली है एंटीक की इस समय। आंखों के सामने पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, गड्ढा खोदकर गोबर पोत कर गाड़ देते हैं। विदेशियों के सामने उस मूर्ति को गड्ढे से निकाल कर कहते हैं एंटीक। धड़ाधड़ पैसे गिरते हैं एंटीक के लिए। किंतु इस गाँव में बुढ़े बुढ़ियों को तो बच्चे ज़रूरत के मुताबिक हाथ खर्च नहीं देते। अच्छा खाना, उपयुक्त चिकित्सा और देखभाल के अभाव में तो मनुष्य एंटीक होने को ही बाध्य है। पिछली बार बुढ़ऊ बुढ़िया को पलंग पर बिठाकर फ़ोटो खींचा था बच्चों के एक विदेशी मित्र ने। एक बड़ा कलाकार है, आर्टिस्ट है। पलंग एंटीक है, बुढ़ा बुढ़ी एंटीक है, एंटीक पर बैठे हैं एंटीक। कहते हैं उस फ़ोटो को मेडल मिला, हज़ारों रुपए की आय हुई उस एक ही फ़ोटो से। सिरफिरे हैं सब बुढ़ा बुढ़ी सुनकर हंसते। किंतु काफ़ी दिनों से बच्चों ने
बुढ़िया को पलंग पर सोने से मना कर दिया। यदि अंधेरे में गिर पड़े तो इस उम्र में हड्डी नहीं जुड़ती। बुढ़िया बच्चों की आशंका को हंसी में उड़ा देती, कहती, तुम लोग इस पलंग से न जाने कितनी बार गिरे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा क्या हो जाएगा। बच्चों को जो आशंका थी वही हुआ। एक दिन बुढ़ऊ पलंग से गिर गए, चलना फिरना बंद हो गया। खबर पाते ही बच्चे आए। पलंग पर सोने से मना करने पर भी बात न मानने के कारण ऐसी हालत हुई है कहकर बच्चे बहुत नाराज़ हुए। अब बुढ़ऊ बुढ़िया ज़मीन पर सोने लगे। वो पलंग मुँह बाएं पड़ा रहा शून्य में। बच्चों ने इस बार अनुमति भी नहीं मांगी। पलंग को ट्रक में लाद कर शहर ले गए। यहाँ छोड़ने में खतरा है। इस बार बाल बाल बच गए, दोबारा गिरे तो प्राण नहीं बचेंगे। बुढ़ऊ बुढ़िया खामोश रहे, पर मन में एक उम्मीद जगी। वो पलंग ले जाने के बाद अगली बार शायद बुढ़ा बुढ़ी को साथ लेवा जाएं। एंटीक का सम्मान बच्चे ज़रूर करेंगे। लकड़ी के एंटीक का यदि इतना आदर करते हैं तो जीवित मनुष्य रूपी एंटीक का अनादर कैसे करेंगे। गांव छोड़कर, देहरी छोड़कर जाने का जी तो नहीं करता, किंतु बिना गए कोई चारा भी तो नहीं। बुढ़ऊ से कोई काम नहीं होता, बुढ़िया के भी हाथ पैर नहीं चलते। इस बार बच्चों ने साथ चलने को कहा तो ज़रूर चलेंगे, किंतु इस बीच गर्मी की 2-2 छुट्टियां बीत गईं। बच्चे आएंगे आएंगे कहकर भी नहीं आ सके। चिट्ठी आई थी कि वो पुराना पलंग उनके यहाँ दर्शनीय वस्तु बन गया है। बुढ़िया ने बुढ़ऊ से पूछा, पुरानी चीज़ों से यदि इतना लगाव है तो हमें भी क्यों नहीं लिवा जाते अपने साथ। हम भी एंटीक या फैंटीक कुछ तो हैं। ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएंगे। एंटीक की तरह दर्शनीय वस्तु बनाकर अपना अहम दिखाने वाले इंसान नहीं, जो वाकई पुरानी वस्तु का सम्मान करते हैं, वे अपने पास ज़रूर बुलाएंगे। धीरज धरो। बुढ़ऊ ने बुढ़िया को दिलासा दिया। अब ये कौन है? वही जो नए को पुराना तो बनाते हैं पर पुराने को एंटीक नहीं, उसे नव कलेवर प्रदान करते हैं। चलो ठीक है, जब भी उनकी इच्छा हो ले जाएं, इसमें हमारा क्या वश। बुढ़िया ने अपने कांपते हुए दोनों हाथों को जोड़कर सिर से लगाया। धन्यवाद।